हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चों आप सभी को पता है आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो 4 मार्च को लगा हुआ है। आज 3 मार्च हो भी चुकी है, आपके पास सिर्फ आज की रात बची है और कल आपका 2 बजे से बोर्ड एग्जाम है। तो ऐसे में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में जो आप 4 मार्च को एग्जाम देने जाएंगे वहां पर आपके पेपर में फंसने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, जिसमें पूछा जाता है किसी भी संधारित्र को, अगर कोई भी संधारित्र है उसको एक सीमा से अधिक आवेश देना संभव नहीं है। क्यों? यानी कि अगर हमारे पास कोई भी संधारित्र है और उसको एक सीमा तक ही हम आवेश दें वो तो संभव है, लेकिन अगर एक सीमा से अधिक आवेश देना जो है चाहते हैं तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्यों नहीं हम दे सकते, समझिए ध्यान से। देखिए, संधारित्र को लगातार आवेश देते रहने से इनके प्लेटों के बीच विभवांतर में धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। देखिए, अगर आप संधारित्र है उसको लगातार आवेश देते रहेंगे तो उसके बीच में जो प्लेटें लगी उनके बीच का जो विभवांतर जो बी है उसमें धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। वृद्धि का मान मतलब है वहां पर विभवांतर बढ़ता चला जाएगा। एक विशिष्ट स्थिति आ जाने पर, एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जहां वो स्थिति आ जाने पर प्लेटों के बीच के माध्यम का परावैद्युत रोधन जो है, देखिए जो प्लेटों के बीच की जो माध्यम है उसका वैद्युत रोधन टूट जाएगा, उसके बीच का जो वैद्युत रोधन है वो टूट जाएगा और संधारित्र चिंगारी उत्पन्न करके विसर्जित हो जाएगा। और संधारित्र चिंगारी उत्पन्न करेगा और वो हमारा विसर्जित हो जाएगा। इसीलिए हम संधारित्र को जितना चाहें आवेश नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? अगर हम लगातार आवेश देते रहेंगे तो उसमें आवेश की वृद्धि, आवेश बढ़ता चला जाएगा, आवेश बढ़ता चला जाएगा तो इनके प्लेटों के बीच का जो माध्यम है, यानी कि माध्यम का एक वैद्युत रोधन होता है, वो वैद्युत रोधन टूट जाएगा, जिससे क्या होगा, संधारित्र चिंगारी उत्पन्न करेगा और वो विसर्जित हो जाएगा। इसीलिए हम किसी भी संधारित्र को जितना चाहें उतना आवेश नहीं दे सकते। समझ में आ गया? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है वैद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक तथा बीमा लिखिए। 3 चीजें पूछी गई वैद्युत विभव के बारे में। वैद्युत विभव की आपको परिभाषा बतानी है, इसका आपको मात्रक भी बताना और इसकी बीमा भी बतानी। देखिए, सबसे पहले हम परिभाषा की बात कर लेते हैं, वैद्युत विभव होता क्या। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, देखिए वैद्युत क्षेत्र जो होता है उसमें वैद्युत क्षेत्र होता है उसमें किसी भी बिंदु पर, किसी भी एक बिंदु पर वैद्युत विभव जो है परीक्षण आवेश Q0, जो वैद्युत विभव जो होता है वो परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से, जो परीक्षण आवेश Q0 है उसको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और जो परीक्षण आवेश Q0 है उसको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य जो किया जाएगा वो हमारा W है, तथा परीक्षण आवेश जो था वो हमारा Q0 है। तो इनके अनुपात के बराबर होता है कौन? वैद्युत विभव। ठीक है, अगर बात करें वैद्युत विभव का एक सूत्र होता है B होता है W/Q0। W क्या है? किया गया वर्क यानी कि कार्य है, Q0 क्या है? हमारा परीक्षण आवेश। ठीक है, अब फिर बात आती है सर इसकी जो इसका मात्रक क्या है और बीमा क्या है। देखिए, वैद्युत विभव एक अदिश राशि, याद होना चाहिए वैद्युत विभव कैसी राशि? एक अदिश राशि। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, अतः इसे हम कभी कभी ज्यादातर वोल्ट का प्रयोग करते हैं। क्या बच्चों प्रयोग करते हैं? वोल्ट, ज्यादातर हम वोल्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर बच्चों बात करें इसमें हम इसकी बीमा की, तो इसकी जो बीमा होती है याद रखना है m L की पावर 2 T की पावर -3 और A की पावर -1, इसकी बीमा है। बीमा भी आपको याद रखना है क्योंकि आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या तात्पर्य है? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है उसमें ये है कि ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या तात्पर्य है या इसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स के बारे में और आपका वैद्युत फ्लक्स होता है क्या, इन चीजों के ऊपर क्या होता है, कई बार हमें क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाते हैं। देखिए, वैद्युत फ्लक्स होता है क्या, इसकी आपको परिभाषा बतानी, मात्रक और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल से, देखिए वैद्युत क्षेत्र जो होता है उसमें स्थित क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल, जो भी क्षेत्रफल होगा उसके अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उनको ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसके अगर मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है या फिर वोल्ट मीटर भी होता है। ठीक है, तो ये तो परिभाषा और मात्रक हो गया। फिर ये ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है? ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? देखिए, यदि बल रेखाएं बंद पृष्ठ से अंदर की ओर जाती हैं, देखिए हमारी जो बल रेखाएं होंगी अगर वो बंद पृष्ठ से अंदर की ओर जाएंगी, मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, अगर वो रेखाएं उसके अंदर की ओर जाती हैं तो वैद्युत फ्लक्स का जो चिन्ह है वो ऋणात्मक लिया जाता है। यदि क्या होता है, यदि बल रेखाएं जो होती हैं बंद पृष्ठ से अंदर की ओर जाती हैं तो वहां पर वैद्युत फ्लक्स का जो चिन्ह लिया जाता है वो हमारा ऋणात्मक लिया जाता है।
समझ में आ गया ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखिए, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो भी बताइए। समविभव पृष्ठ होता क्या है, इसको पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए। देखिए, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ, कोई भी विद्युत क्षेत्र है तो उसमें स्थित कोई एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हों, विद्युत पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। सम मतलब समान, विभव का मतलब विभव। देखिए, अगर आप ये परिभाषा लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, या आप हमारे अकॉर्डिंग जो परिभाषा है, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, चाहे आप वो लिख लीजिए जो मैंने बोली, आप चाहें वो भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों सही हैं। अगर इसकी विशेषता की बात की जाए तो किसी आवेश को समविभव पृष्ठ से एक बिंदु से, कोई भी आवेश है समविभव पृष्ठ है तो उसके समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य सदैव शून्य होता है, याद रखना है। यदि किसी भी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से, समविभव पृष्ठ है जो आवेश है उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो शून्य होगा। ठीक है, समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य, ये भी हमारा बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए, प्रकाश का व्यतिकरण पर एक क्वेश्चन आपको 3 से 4 नंबर में या फिर 5 नंबर में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखिए, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं लगभग समान आयाम वाली दो तरंगे, देखिए किसी भी माध्यम में, कोई भी एक माध्यम है उसमें एक ही आवृत्ति की एवं लगभग समान आयाम वाली दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, एक साथ चलेंगी, एक ही दिशा में चलेंगी, तो उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की, जो उनके अध्यारोपण से एक परिणामी तरंग बनेगी, तो उस परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम होगी। जो परिणामी तरंग बनेगी उसकी तीव्रता जो होगी कुछ बिंदुओं पर तो अधिकतम होगी एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है, यानी कि कम होती है। तो इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, या फिर इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। लेकिन बात आती है जिन बिंदुओं पर अधिकतम है उन्हें क्या कहेंगे और जिन बिंदुओं पर न्यूनतम है उन्हें क्या कहेंगे। देखिए, जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है उसे संपोषी व्यतिकरण, देखिए जिन बिंदुओं पर जो तरंग की तीव्रता है वो अधिकतम होगी उन्हें हम क्या कहेंगे, संपोषी व्यतिकरण, तथा जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है उसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। जिन बिंदुओं पर ज्यादा होती है, अधिकतम होती है, उनको संपोषी व्यतिकरण, और जिन बिंदुओं पर कम होती है यानी कि न्यूनतम होती है वहां उनको हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। समझ में आ गया। अगला है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, यानी कि प्रकाश के व्यतिकरण की घटना कब संभव हो सकती है, इसके लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं। तो देखिए, प्रकाश के दोनों स्रोत जो स्रोतों से निकलने वाली तरंगें जो होती हैं इनकी कलाओं का अंतर स्थिर रहना चाहिए, यानी कि प्रकाश के दोनों स्रोत, जो भी दो स्रोत से हमारी तरंगे निकल रहे हैं तो उनसे निकलने वाली तरंगे जो होंगी उनमें जो कलाओं का अंतर है वो स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, अर्थात प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, प्रकाश स्रोत जो है वो कला संबद्ध होने चाहिए। देखिए, दोनों तरंगों के आयाम बराबर या फिर लगभग बराबर होने चाहिए, थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं लेकिन बराबर या फिर लगभग बराबर होने चाहिए। दोनों स्रोत एक दूसरे से निकट होने चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं एक तरंग इधर से आ रही है एक उधर से आ रही है, दोनों स्रोत क्या हो, पास पास हो, निकट होने चाहिए। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है मीटर वृत्त सिद्धांत क्या है। देखिए, मीटर वृत्त सिद्धांत जो है इस पर हमें अच्छे से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारे से यहाँ से हटा दिया गया, लेकिन मैं कहता हूँ यूपी बोर्ड में कुछ बच्चों को पढ़ना है क्योंकि इससे रिलेटेड टॉपिक जरूर पूछे जाएंगे, मैंने ये कह दिया आपसे। ठीक है, मीटर वृत्त सिद्धांत क्या है, क्योंकि अगर आप देखेंगे बुक्स वगैरह में तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस कम हुआ है उसमें आपको देखेंगे तो वहाँ पर आपको टॉपिक मिलेगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अगर आपने मीटर वृत्त सिद्धांत नहीं पढ़ा और बाई चांस वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं वो टॉपिक पढ़ा देता हूँ जो जिन पे डाउट होता है। ठीक है, तो आपको इसको पढ़कर जाना, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा कोई नहीं है बड़ा। ठीक है, मीटर ब्रिज सिद्धांत तो ह्यूस्टन ब्रिज सिद्धांत पर ही कार्य करता है। देखिए, मीटर ब्रिज का जो सिद्धांत है वो ह्यूस्टन ब्रिज सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अगर आपने ह्यूस्टन का पढ़ा तो मीटर ब्रिज आसानी से समझ जाओगे। अगर आप छोड़ भी जाते तो अगर आपको मीटर ब्रिज पढ़ता है, ह्यूस्टन पता है तो आप इसको भी कर ले जाओगे। ठीक है, तो जो मीटर ब्रिज का सिद्धांत है ह्यूस्टन ब्रिज के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। इसके अनुसार यदि 4 प्रतिरोध, इसके अनुसार क्या होता है, किसके, मीटर ब्रिज सिद्धांत के अनुसार यदि 4 प्रतिरोध PQR तथा यह समांतर चतुर्भुज के रूप में, इनको क्या करेंगे हम, समांतर चतुर्भुज के रूप में जोड़कर इसके विकर्ण में बैटरी तथा इसके एक विकर्ण में क्या करेंगे हम, बैटरी तथा दूसरे विकर्ण में धारा मापी जोड़ देने पर, इनके एक विकर्ण में बैटरी जोड़ देंगे और दूसरे विकर्ण में क्या करेंगे हम, धारा मापी जोड़ देंगे। तो दोनों में एक विकर्ण में जो
बैटरी तथा दूसरे विकर्ण में धारा मापी अब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर धारा मापी में कोई धारा नहीं बहती है। तो जो धारा मापी होगी उसमें कोई भी धारा नहीं बहती है। तो उक्त प्रतिरोधों के बीच निम्नलिखित संबंध होता है, जो संबंध होता है P/, होता है Q, R/ होता है S। तो इसी तरीके व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत में भी हमारा कुछ सूत्र आता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है बच्चों, प्रकाश विद्युत कार्य फलन की व्याख्या कीजिए। यानी कि प्रकाश विद्युत कार्य फलन क्या होता है, इसकी आपको व्याख्या करना है। देखिए, प्रकाश विद्युत कार्य फलन क्या होता है, इसको आपको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अगर आपसे 1 से 2 नंबर में आता है तो आप सिर्फ यहीं तक लिख दोगे, यहाँ तक लिख दोगे, लेकिन अगर 3 से 4 नंबर में आते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा लिखना पड़ेगा। देखिए, प्रकाश विद्युत कार्य फलन, देखिए, धातु पृष्ठ से किसी भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अर्थात मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा धातु का कार्यफलन कहलाती है। देखिए, अगर किसी भी धातु के पृष्ठ से अगर प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो बाहर निकालने के लिए अर्थात उनको मुक्त कराने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, उसे हम धातु का कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, अतः W इक्वल टू होता है h/0। ठीक है, अब हमें डिफाइन करना है h/0 इस सूत्र को क्या है, क्योंकि अगर 4 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा। अगर 1 से 2 नंबर में पूछा जाता तो आप यहीं पर लिखकर छोड़ देंगे। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति B इक्वल टू B0 है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगी देहली आवृत्ति। ठीक है, सॉरी बच्चों, न्यू है, 𝛎0 हो जाएगी देहली आवृत्ति। ऐसे में ऐसे फोटॉन की संपूर्ण ऊर्जा, तो हमारा जो फोटॉन होगा उसकी जो संपूर्ण ऊर्जा होगी वो धातु के कार्यफलन के बराबर होती है। जो फोटॉन की संपूर्ण ऊर्जा होती है वो धातु के कार्यफलन के बराबर होती है, अर्थात W इक्वल टू होता है h/0। ठीक है, h/0। यदि आपतित फोटॉन की ऊर्जा जो होती है कार्यफलन से कम होगी, यदि आपतित जो फोटॉन है उसकी ऊर्जा जो होती है कार्यफलन से अगर कम होगी तो कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित नहीं होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। यानी कि जो उस पर ऊर्जा पड़ रही है वो अगर उसके धातु का जो कार्यफलन है उससे कम होगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित नहीं होगा। यानी कि मान लीजिए अगर किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए 50 जूल ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन उस पर 30 जूल ऊर्जा डाली जा रही है, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे तथा परावैंगनी तरंगे तथा एक्स किरणों पर एक एक उपयोग लिखिए। हम आपको एक एक उपयोग पूछा गया, हम आपको 2-2 उपयोग बताएंगे। देखिए, सूक्ष्म तरंगे क्या होती हैं, इनका उपयोग क्या होता है। कभी कभी 1 से 2 तरंगों का उपयोग 1 से 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये पूरा पूछ लिया जाता है। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग उपग्रहों तथा लंबी दूरी के बेतार संचार में, जो हमारी सूक्ष्म तरंगे होती हैं इनका जो तरंगों का उपयोग जो होता है उपग्रहों तथा लंबी दूरी के बेतार संचार में इनका प्रयोग किया जाता है, तथा विमान संचालन के रडार प्रणाली में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं पर अगर हम अवरक्त तरंगे की, अवरक्त किरणों की बात करें तो कोहरे तथा धुंध में फोटोग्राफी में भी इनका प्रयोग किया जाता है। फलों व बीजों को सुखाने में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला आता है परावैंगनी तरंगे। तो इन तरंगों का उपयोग नकली दस्तावेजों और नकली नोटों तथा अंगुलियों छापों का पता लगाने में, अंगुली जो छापन होता है इनका पता लगाने में हम परावैंगनी किरणों का प्रयोग करते हैं। फिर बाद में आती है बच्चों हमारी एक्सरेज यानी कि एक्स किरण। एक्स किरण क्या होती है इसका भी आपको समझ लेना है। एक्स किरण, इन तरंगों का उपयोग हम शरीर की हड्डी टूटने का पता लगाने में, फेफड़े रोगों आदि में किया जाता है। देखिए, शरीर की जो हड्डी टूटती है तो उसका पता लगाने में भी हम जो एक्सरेज, एक्स किरणें होती हैं उनका प्रयोग करते हैं। फेफड़ों के रोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, होता है क्या, एक्स किरण जो होती है उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो मांस को तो भेज सकती है, लेकिन जो हमारी हड्डी होती है उनको नहीं भेज पाती। बाई चांस मान लीजिए कहीं से भी हड्डी टूटी है तो जब इसके हमारे हैंड पर अगर कहीं पर ये मान लीजिए यहाँ से कोई हड्डी टूट गई है थोड़ी सी, ठीक है, क्रैक हो गई है, तो वो जब यहाँ से एक्सरेज डाली जाएंगी, जब एक्सरेज डाली जाएंगी इस पर एक्सरेज पड़ेंगी ना, तो वो क्या होगी, मांस को तो भेज देंगी, लेकिन जहाँ से मान लीजिए हड्डी टूटी होगी, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, गैप होगा। गैप होने की वजह से जो एक्सरेज होंगी वो नीचे निकल जाएंगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर पता चल जाएगा यहाँ पर गैप है, तो डॉक्टर बता देता है गैप होने की वजह से हड्डी टूटी है। समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1 एम्पीयर की परिभाषा दीजिए या 1 एम्पीयर पर टिप्पणी कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है जो वायु या फिर निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 सीधे एवं समांतर तारों में प्रवाहित होने पर, देखिए 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है जो फिर निर्वात हो या फिर वायु हो में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित, एक दूसरे से, ठीक है, उनमें स्थित 2 सीधे एवं समांतर तारों में प्रवाहित अगर होती है तो प्रत्येक तार पर
प्रति मीटर, प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करती है। क्योंकि बच्चों 1 एम्पियर क्या है, ऐसा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो आपको बता दिए। इनसे लगभग चांस रहेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल बच्चों अच्छे से अच्छे क्वेश्चन फंस जाएं और आप वहां पर आसानी से लिख सको। और मैंने न्यूमेरिकल का वीडियो अपलोड कर दिया है, वहां से जाकर आप न्यूमेरिकल को जरूर देख लेना। डेरिवेशन भी मैंने आपको पढ़ा दिए और भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में आपको जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन दिस क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।